नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 22 मार्च को सुबह 6 बजे से रांची में चक्का जाम बंद से इन लोगों को मिलेगी छूट। रांची स्थित सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग पर शनिवार 22 मार्च 2025 को रांची बंद का आह्वान किया गया है। सिरमटोली बचाओ मोर्चा इसका नेतृत्व कर रहा है। मोर्चा ने रांची बंद के दौरान परीक्षार्थियों, एम्बुलेंस और दवा दुकानों को बंद से अलग रखने का फैसला किया है। सिरमटोली बचाओ मोर्चा के प्रतिनिधियों ने रांची बंद को लेकर सभी व्यावसायिक मंचों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। झारखंड चेंबर, अंजुमन इस्लामिया, रोसपा टावर दुकानदार संघ, ऑटो रिक्शा चालक संघ, बस चालक संचालक, मेन रोड दुकानदार सहयोग समिति सहित रांची के कई दुकानदार संघों को बुधवार को पत्र लिखकर बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। शनिवार को बंद के दौरान सभी चौक चौराहों पर चक्का जाम करने की भी अपील की गई है। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने रांची वासियों से इस शांतिपूर्ण बंद को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रांची बंद का आह्वान केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली सरना स्थल और पारंपरिक सरहुल शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए किया गया है। 22 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक रांची में सभी प्रमुख चौक चौराहों पर चक्का जाम किया जाएगा। उरीमारी कोल डिपो में नक्सलियों का उत्पात, लेवी की मांग पर फायरिंग, एक कर्मी घायल, जेसीबी जलाया, 3 हाईवा क्षतिग्रस्त। रामगढ़ जिले के उरीमारी न्यू बिरसा कोल डिपो में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लेवी की मांग को लेकर हथियारबंद उग्रवादियों ने मौके पर 5 राउंड फायरिंग की है। इस फायरिंग की चपेट में एक सीसीएल कर्मी भी आ गया। गोली उसके पैर में लगी। फिलहाल उसका इलाज सीसीएल अस्पताल में चल रहा है। मौके पर नक्सलियों ने एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया है। साथ ही 2 अन्य जेसीबी और 3 हाईवा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने देर रात 12 से 1 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों के तांडव की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी राम कुमार राम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी के अनुसार पेट्रोलिंग गाड़ी के पहुंचते ही उग्रवादी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक जेसीबी पूरी तरह जल चुकी थी। उरीमारी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची जिले के हिंदीगीर छापर से 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही कई लोग मौके पर पहुंचे। लोगों के बीच ऐसी घटना के बाद दहशत छाया हुआ है। लोगों ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तबियत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें उपचार के लिए आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें खांसी की समस्या काफी बढ़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार वे ओपीडी के छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशीत कुमार की परामर्श और निगरानी में है। उनके छाती का सीटी स्कैन किया गया है, जिसमें थोड़ा इन्फेक्शन दिखा। उन्हें अगले 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वे मधुमेह से भी पीड़ित है। फिलहाल उन्हें पल्मोनोलॉजी विभाग में रखा गया है। झारखंड में 31 मार्च तक राशन कार्ड धारी करा सकेंगे ई-केवाईसी। झारखंड में राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा सकेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पीला और गुलाबी राशन कार्ड का ई-केवाईसी शुरू होने जा रहा है। राशन कार्ड धारियों की सहूलियत और 100% ई-केवाईसी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में ई-केवाईसी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में 21 से 27 मार्च तक ई-केवाईसी सप्ताह आयोजित होगा। इसके तहत जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कार्डधारियों के घर जाकर ई-केवाईसी करवाएंगे। इस संबंध में कहा गया है कि अगर कार्ड धारक का मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं है तो इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। अधिकारी ने कहा है कि आधार सीड नहीं होने की स्थिति में ई-केवाईसी के दौरान ही आधार सीडिंग का भी काम किया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से मुफ्त में अनाज दिया जाता है। झारखंड सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना भी ऐसी ही योजना है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार 18 से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देती है। गिरिडीह में पुल निर्माण स्थल पर अपराधियों का तांडव, मुंशी समेत 5 मजदूरों से मारपीट, 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र में एक पुल निर्माण स्थल पर हथियारबंद बदमाशों ने मुंशी और मजदूरों पर हमला कर दिया। घटना छोटनर नदी पर हुई है। घटना के संबंध में मुंशी वासुदेव यादव ने बताया कि 4 बाइक पर सवार 15 अपराधी कार्यस्थल पर पहुंचे। 3 बदमाशों के पास बंदूक थी, बाकी के पास रॉड और लाठियां थी। बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए मुंशी और मजदूरों पर हमला किया। मारपीट में वह बेहोश हो गए। हमलावरों ने ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। मुंशी ने बताया कि वह कुछ बदमाशों को पहचानते हैं जो अंबा सखुआ और महुवरी गांव के रहने वाले हैं। घायल मजदूरों में जमुई के कांग्रेस यादव, गावा के बबलू बास्की, समेल मुर्मू और बांका के धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं।
घायल मुंशी का इलाज गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। गावा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने आर्किड हॉस्पिटल में मंत्री राधाकृष्ण किशोर और महुआ माझी से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज रांची के आर्किड हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और राज्यसभा सांसद महुआ माझी से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने दोनों से भेंट कर दोनों का हालचाल जाना और दोनों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जानकारी हो कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें आज आर्किड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार वे ओपीडी के छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशीत कुमार की परामर्श और निगरानी में है। उनकी छाती का सीटी स्कैन किया गया है, जिसमें थोड़ा इन्फेक्शन दिखा। उन्हें अगले 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वे मधुमेह से भी पीड़ित हैं। फिलहाल उन्हें पल्मोनोलॉजी विभाग में रखा गया है। वहीं 25 फरवरी को महाकुंभ में स्नान कर लौट रही राज्यसभा सांसद महुआ माझी की गाड़ी लातेहार जिले में दुर्घटना का शिकार हो गई थी। इसमें उनके हाथ में चोट आई थी। उनका भी इलाज आर्किड हॉस्पिटल में चल रहा है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गैस लीक, 2 छात्रा और रसोइया झुलसी। झारखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गैस लीक होने की वजह से 2 छात्रा और रसोइया झुलस गई हैं। झुलसी दोनों छात्राएं 11वीं में पढ़ती हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों छात्राओं और रसोइया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहाँ तीनों का इलाज चल रहा है। घटना सिमडेगा जिले के कोलेबीरा प्रखंड में हुई है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोलेबीरा में गुरुवार 25 मार्च 2025 को रसोई में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई। इसमें 11वीं की 2 छात्रा ऐश्वर्या सिंह और आरती कुमारी के साथ साथ रसोइया किरण कुमारी झुलस गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने कहा कि तीनों की स्थिति खतरे से बाहर है। झारखंड में आज शाम तक बारिश के आसार, वज्रपात की आशंका, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। आज सुबह बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा जैसे जिले में घने बादल छाए रहे। हवा की रफ्तार तेज रही। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम के बदले मिजाज के कारण आज राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भाग में लगभग दिन भर बादल देखने को मिले, जहां कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान शाम तक आकाश से बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि का पूर्वानुमान किया गया है। बताया गया कि इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के उत्तरी भाग में भी मौसम का कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है। ओलावृष्टि, मेघ गर्जन और तेज हवा के दायरे में राज्य के उत्तरी हिस्से के 15 जिले आने वाले हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 मार्च को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में कहीं कहीं ओलावृष्टि, मेघ गर्जन होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 25 तक। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए झारखंड सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 मार्च तक छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने समय सारिणी जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 दोनों के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 25 मार्च तक हो सकेगा। वहीं DNO छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 31 मार्च तक कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 25 मार्च तक का आवेदन होगा। वहीं संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 29 मार्च तक और DNO छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 31 मार्च तक कर सकेंगे। INO सत्यापित होने से पहले भी छात्र लॉगिन ID से पहले अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। ड्यूटी पर नेचुरल कॉल रोकने से बीमार हो रही महिला ट्रैफिक जवान। महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर दिन कई तरह की परेशानियों के बाद भी शहर की यातायात व्यवस्था को संभाले हुए हैं। ड्यूटी वाले स्थल पर शौचालय, शेड और पेयजल की सुविधा नहीं होने से समस्या बढ़ने के साथ बीमारी का कारण भी बन रही है। नेचुरल कॉल आने पर घंटों इसे रोककर इंतजार करना पड़ता है। VIP मूवमेंट होने पर वह ड्यूटी स्थल से कहीं जा भी नहीं पाती हैं। सामान्य स्थिति में आधा किलोमीटर दूर किसी पेट्रोल पंप, मॉल या होटल के शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है। लंबे समय तक इंतजार के चलते कई महिला ट्रैफिक कर्मियों को पेट से जुड़ी बीमारी होने लगी है। मिशन चौक, प्लाजा चौक, सुभाष चौक, अपर बाजार, जेल चौक, लालपुर चौक और डंगरा टोली चौक पर शौचालय नहीं होने से इनकी समस्या बढ़ी जा रही है। शहर में जहां सिग्नल और कैमरे नहीं लगे हैं, वहां इन महिला कर्मचारियों की परेशानी और बढ़ जाती है। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को रोकने पर ऑटो, ई रिक्शा चालक सड़क पर ही वाहन लगाकर सवारी बैठाने
और उतारने लगते हैं। कई दोपहिया वाहन चालक तो टक्कर मारकर आगे बढ़ने का प्रयास तक करते हैं। ऐसे में कई तरह के हादसों की चिंता भी सताती है। ट्रैफिक कर्मियों का मानना है कि ऐसे चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि लोग नियमों का पालन कर सकें। घूस लेते गिरफ्तार गैरिसन इंजीनियर के घर से 79 लाख नकद जब्त। सीबीआई ने गैरिसन इंजीनियर साहिल रातूसरिया के घर से 79 लाख रुपए जब्त किए हैं। इंजीनियर को 19 मार्च को 40,500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसके घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान इंजीनियर के घर से नकद 79 लाख रुपए सहित चल अचल संपत्ति में निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले थे। सीबीआई ने एक ठेकेदार की शिकायत के बाद गैरिसन इंजीनियर को उसके कार्यालय से घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। ठेकेदार ने सीबीआई से शिकायत की थी कि उसके बिल के भुगतान के लिए 2% की दर से कमीशन की मांग की जा रही है। उसने 27 लाख रुपए का बिल जमा किया है। इसके भुगतान के लिए गैरिसन इंजीनियर 54,000 रुपए घूस मांग रहा है। बातचीत के बाद किस्त में घूस की रकम के भुगतान पर सहमति बनी। इसके बाद ठेकेदार ने इंजीनियर को 40,500 रुपए की पहली किस्त दी। घूस की रकम देते ही सीबीआई अधिकारियों ने उसे बुधवार की शाम सुजाता चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते में उसके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। पाकुड़ में पावर बैंक में विस्फोट, 11 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव में एक पावर बैंक ब्लास्ट की घटना सामने आई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार को स्कूल से लौटे 11 वर्षीय श्रेयस शेख ने घर में पावर बैंक चार्जिंग पर लगाया। स्विच ऑन करते ही पावर बैंक में जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि घर का बल्ब भी टूट गया और बच्चा बेहोश हो गया। परिवार की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत घायल बच्चे को सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उसे सलाइन चढ़ाया गया है और इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बच्चे को अब होश आ गया है और उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम पर ठगी की कोशिश, श्रीलंका से व्हाट्सएप मैसेज कर मांगे जा रहे थे 50,000। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की तस्वीर व्हाट्सएप डीपी में लगाकर साइबर ठगों ने परिचितों से 50-50 हजार रुपए मांगने की कोशिश की। जब परिचितों ने सीधे उनसे संपर्क किया तब इस ठगी का खुलासा हुआ। सीईओ ने 19 मार्च को साइबर थाना रांची में मामला दर्ज कराया है और ठगों द्वारा भेजे गए मैसेज के स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराए गए हैं। जांच में पता चला कि ठगी में इस्तेमाल किया गया नंबर श्रीलंका का है। यह पहली बार है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय नंबर से झारखंड में इस तरह की ठगी का मामला सामने आया है। इससे पहले साइबर अपराधियों ने वेबसाइट और सर्वर के जरिए ठगी की थी, जिनका आईपी एड्रेस जापान, दुबई, हांगकांग, चीन, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा पाया गया था। साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। गिरिडीह के सरकारी स्कूल में 4वीं कक्षा की छात्रा से रेप, ग्रामीणों ने की पिटाई। गिरिडीह जिले में एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक ने अपनी ही छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र की है। आरोपी शिक्षक की पहचान राजेंद्र यादव के रूप में की गई है। 4वीं कक्षा की छात्रा ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद आक्रोशित परिजन ग्रामीणों के साथ विद्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई की। इसी बीच किसी ने घटना की सूचना बेंगाबाद थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी शिक्षक को थाने ले गई। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इधर घटना से क्षेत्र में लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पेशा नियमावली का मामला, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त 8 सप्ताह का समय देने का आग्रह करते हुए इंटरलोकेटरी याचिका फाइल की है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेशा नियमावली फाइनल नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। अवमानना याचिका दायर करने वाली संस्था आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर कुमार मालतो ने मीडिया को बताया कि पेशा नियमावली बनाने के लिए हाईकोर्ट की ओर से 29 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी मिलने के 2 माह के भीतर नियमावली फाइनल करने को कहा था, लेकिन सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दायर की है। इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा भाजपा का सांप मर चुका है लेकिन अभी तक डंक मारना नहीं छोड़ा, इसके मुंह को भी कुचलना होगा। बजट सत्र के दौरान सदन में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता के द्वारा पेपर फाड़े जाने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इरफान अंसारी ने बीजेपी और उनके विधायकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सदन को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने शर्मसार किया है,
वह निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि भाजपा का सांप मर चुका है, लेकिन अभी तक डंक मारना नहीं छोड़ा है, तो इसके मुंह को भी कुचलना होगा। उन्होंने कहा कि जनता ने सांप तो मार दिया, मगर अभी मुंह बचा हुआ है। इसके कारण ये लोग अनाप शनाप जो बोल रहे हैं, उससे न केवल झारखंड शर्मसार हो रहा है, बल्कि देश के स्तर पर झारखंड को शर्मसार कर दिया गया है। स्पीकर की सराहना करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को एक शालीन स्पीकर पहली बार मिला है। वह सबकी सुनते हैं। वह बीजेपी के विधायकों को ज्यादा मौका दे रहे हैं, उसके बाद भी और उनके सामने पेपर फाड़ देना, इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता है। यूपीआई से 2000 तक के लेन देन पर छूट 1 वर्ष बढ़ी। केंद्र सरकार ने 2000 रुपए तक यूपीआई लेन देन को अगले वर्ष तक शुल्क मुक्त करने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए 2000 तक के यूपीआई लेन देन पर प्रति लेन देन मूल्य 0.15 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दावों की प्रतिपूर्ति तिमाही के आधार पर होगी। चोरी के एक केस में कोर्ट में हाजिरी लगाकर बाहर निकलते ही बाइक चुराने लगा आरोपी। रांची सिविल कोर्ट में छत्तीसगढ़ के जसपुर से तारीख पर पहुंचा चोरी का एक आरोपी बुधवार को कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही वकील की बाइक चुराने लगा। हालांकि उसी वक्त पर वकील अपनी बाइक के पास पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी पकड़ा गया। आरोपी की पहचान रशीद के रूप में की गई है। वह छत्तीसगढ़ के जसपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ रांची के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में पहले से चोरी के 8 केस दर्ज है। पहले भी वह बाइक व कार चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर था। एक केस में हाजिरी लगाने के लिए बुधवार को वह सिविल कोर्ट पहुंचा था। अधिवक्ताओं ने तुरंत उसे पुलिस को सौंप दिया। आरोपी दमा का मरीज है। पकड़ जाने के बाद वह हांफने लगा, जिसके बाद उसकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पुलिस तुरंत सदर अस्पताल ले गई। वहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। आर्किड अस्पताल के सीनियर एग्जीक्यूटिव पर आयुष्मान भारत के 1 करोड़ 10 लाख गबन करने का आरोप, केस दर्ज। रांची के ऑर्किड मेडिकल सेंटर के सीनियर एग्जीक्यूटिव कामाख्या दुबे पर आयुष्मान भारत योजना के 1 करोड़ 10 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अस्पताल के एजीएम हृदय प्रसाद लक्ष्मण ने लालपुर थाने में केस दर्ज कराया है। एजीएम के मुताबिक 2023 से 25 के बीच में करीब 100 मरीजों के इलाज का भुगतान अस्पताल को नहीं मिला। आरोप है कि कामाख्या दुबे ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए यह रकम अपने पास रख ली है। जब अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में पूछताछ की तो आरोपी ने इसे आयुष्मान भारत पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी बताया, लेकिन जब अस्पताल के जीएम संतोष सिंह ने जांच की तो सामने आया कि 82 मरीजों के दावे पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किए गए हैं। जांच में यह भी पता चला कि कामाख्या दुबे ने अस्पताल की दराज में फर्जी रसीदें छिपा रखा था। जब अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों से संपर्क किया तो उन्होंने भुगतान करने की पुष्टि की। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। श्री बंसीधर महोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव का रंगारंग आगाज। कार्यक्रम के दौरान दिखा अव्यवस्था का आलम। बंशीधर महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2 बड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। इससे पहले नगर उटारी के गोसाईबाग मैदान में आयोजित बंशीधर महोत्सव के पहले दिन कई कलाकारों ने अपने मधुर गीतों से समा बांधा। पहले दिन इंडियन आइडल फेम सिंगर सलमान अली ने अपने गीतों की प्रस्तुति दी। भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव ने भी अपने गीतों से समा बांधा। मंच पर आने से पहले डीसी और एसपी ने गायक सलमान अली को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद सलमान अली ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी जैसी गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं सलमान अली के बाद भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव ने भी एक से बढ़कर एक भोजपुरी गीत प्रस्तुत किए। महोत्सव पहले ही दिन प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर अव्यवस्था का भी आलम देखा गया। महोत्सव में लोगों ने समारोह में लगाई गई कुर्सियों को तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। मामले को शांत करने के लिए गढ़वा पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आज रात दूसरे दिन भी इस 2 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहती है। कर्मियों के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को हर जिले में 5 मास्टर ट्रेनर। राज्य में कार्यरत कर्मियों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस उपचार सुनिश्चित कराने के लिए राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मार्च 2025 से प्रभावी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अभाव में सभी कर्मियों और उनके आश्रितों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए योजना से वंचित कर्मियों व आश्रितों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में 5 मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे, जो अपने अपने जिले में अन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत विस्तृत निर्देश जारी किया है। इसमें उन्होंने सभी सिविल सर्जनों से अपने जिले से 5 मास्टर ट्रेनरों की सूची मांगी है। कार्यकारी निर्देशक ने कहा कि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों का स्वास्थ्य कार्ड होना अनिवार्य है। राज्य कर्मियों को 1 मार्च 2025 से
निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब कोर्ट, पुलिस, जेल और फॉरेंसिक लैब के बीच डेटा साझा करना होगा आसान। झारखंड को मिला 41,54,00,000 रुपए। झारखंड को कोर्ट, पुलिस, जेल और फॉरेंसिक लैब के बीच डेटा और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए 41,54,00,000 रुपए की राशि मिली है। यह धनराशि केंद्रीय सरकार द्वारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के तहत उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का उपयोग कोर्ट, पुलिस, जेल, फॉरेंसिक लैब और ई प्रोसिक्यूशन के बीच आंकड़ों को साझा करने में किया जाएगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस राशि को खर्च करने के लिए प्रधान महालेखाकार को पत्र लिखकर स्वीकृति मांगी है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ऐसा मंच है जो आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न अंगों जैसे अदालत, पुलिस, जेल और फॉरेंसिक लैब के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न अंगों के बीच जानकारी साझा करने में लगने वाले समय और त्रुटियों को कम करना है, जिससे न्याय वितरण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके। झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी मयंक सिंह के प्रत्यर्पण को मिली मंजूरी। एटीएस अजरबैजान जाएगी लाने। झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को अजरबैजान से भारत लाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। अजरबैजान की उच्च अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। फिलहाल वह बाकू जेल में बंद है और जल्द ही झारखंड पुलिस की एक टीम उसे भारत लाने के लिए रवाना होगी। झारखंड पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है। मयंक सिंह को अजरबैजान की निचली अदालत ने पहले ही अपराधी माना था, जिसके बाद उसने उच्च अदालत में अपील की, लेकिन वहां भी सजा बरकरार रखी गई। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखंड एटीएस के एसपी के नेतृत्व में एक टीम अजरबैजान जाएगी और मयंक को भारत लाकर अदालत में पेश करेगी। झारखंड सरकार से इसकी अनुमति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील, रक्षा संबंधों में बड़ा कदम। एनरिक मनालो। फिलीपींस के विदेश सचिव एनरिक मनालो ने भारत और फिलीपींस के बीच एंटी शिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए हुए समझौते को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। ब्रह्मोस मिसाइल समझौते पर बात करते हुए मनालो ने कहा, यह हमारे रक्षा संबंधों में बड़ा महत्वपूर्ण विकास था और इससे न सिर्फ सैन्य उपकरणों के मामले में बल्कि सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, अधिकारियों के आदान प्रदान और परिचालन सुविधाओं के मामले में आगे के सहयोग के लिए द्वार खोलेंगे। भारत दौरे पर आए फिलीपींस के विदेश सचिव ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों के साथ बातचीत की, जहां उन्होंने रणनीतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते जुड़ाव पर प्रकाश डाला। पूर्व डीसी छवि रंजन की क्रिमिनल रिट पर अब इस दिन होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की क्रिमिनल रिट पर अब 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। यह सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में की जाएगी। छवि रंजन और प्रवर्तन निर्देशालय के अधिवक्ताओं ने इस मामले में बहस के लिए समय देने की अपील की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली तारीख तय की है। जानकारी हो कि यह मामला रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू में स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। इसमें छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अन्य कई आरोपितों के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय ने चार्जशीट दायर की है। डॉन विकास तिवारी को रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस, कोर्ट से मिली अनुमति। कोयलांचल के कुख्यात डॉन विकास तिवारी को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी। विकास तिवारी को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। दरअसल 2 महीने पहले पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में हुए गैंगवार में गैंगस्टर भरत पांडे और दीपक साव की हत्या हुई थी। दोनों ही पांडे गिरोह का संचालन करते थे। कोयलांचल के इलाके में वर्चस्व की लड़ाई में भरत और दीपक मारे गए थे। भरत के परिजनों ने कुख्यात डॉन विकास तिवारी समेत कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पलामू पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कोयलांचल के 2 चर्चित चेहरों को भी गिरफ्तार किया था। अब पलामू पुलिस दोहरे हत्याकांड के नामजद आरोपी विकास तिवारी को रिमांड पर लेने वाली है। चैनपुर के थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि दोहरे हत्याकांड में विकास तिवारी को रिमांड पर लिया जाना है। कोर्ट से इसकी अनुमति मिल चुकी है। रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की जाएगी। दरअसल पलामू पुलिस गैंगवार के मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया है। एसआईटी में सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद समेत 1 दर्जन के करीब पुलिस अधिकारी शामिल हैं। एसआईटी इस मामले में अब तक रामगढ़, हजारीबाग, रांची समेत कई इलाकों में छापेमारी कर चुकी है। दोहरे हत्याकांड और गैंगवार से जुड़े हुए मामले में पुलिस को कई बैंक खातों की जानकारी भी मिली है, जिसका डिटेल खंगाला जा रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।